नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बाली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का जो टॉपिक है प्रकाश लाइट उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 या फिर आपका बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक सारे क्वेश्चन को पूर्ण करेंगे। ठीक है, वन शॉट में एक ही वीडियो में सारा पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, और ये बुक है आपका सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये पब्लिकेशन का नाम है। इसी से जितना भी क्वेश्चन है सारा हम लोग A to Z क्वेश्चन करते हैं, पूरा व्याख्या के साथ करते हैं। तो आज आपका अपना टॉपिक है, क्या है आपका प्रकाश लाइट हम लोग पढ़ेंगे। संपूर्ण निचोड़ एक ही वीडियो में क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो सीखने को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम में बार बार ऐसा चीज़ क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। प्रकाश लाइट चैप्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा स्थिति में बनता है, किधर बनता है इंद्रधनुष? सूर्य के ऊपर की स्थिति में, सूर्य के नीचे की स्थिति में, सूर्य के लेवल पर। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा, है ना। ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, विपरीत दिशा में बनता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, सूर्य से विपरीत दिशा में। हमेशा इंद्रधनुष बनेगा तो सूर्य से किधर बनेगा? विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ताकि पानी की बूंदों प्रिज्म के रूप में कार्य करने वाले, प्रिज्म के रूप में पानी का जो बूंद होता है किसके रूप में कार्य करता है? प्रिज्म के रूप में काम करता है। प्रिज्म का क्या काम है? जब प्रिज्म पर किसी श्वेत प्रकाश को डाला जाता है तो वो कितने भागों में विभक्त हो जाती है? 7 कलर में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है ना। तो प्रिज्म का कार्य है श्वेत प्रकाश को किस में बदल देना? वो 7 कलर में क्या करती है? वो बदल देती है। तो यहाँ पर बूंद भी, जो पानी का बूंद भी है वो किस तरह काम करेगा? प्रिज्म की तरह काम करेगा। बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आसानी से अपवर्तित हो सके और फैल सके, और इससे इंद्रधनुष का क्या हो सके? निर्माण हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 178 नंबर क्वेश्चन। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ENT बोले तो कान, नाक, गला वाला जो डॉक्टर होता है कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसमें आंसर में दिया गया है डी, ये रॉन्ग है आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ENT विशेषज्ञ कान, नाक, गला, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कान, नाक, गला से संबंधित बीमारी को ENT रोग कहते हैं। ये तीनों अंग आपस में जुड़े होते हैं और किसी एक में समस्या आने पर उसके फैलने की पूरी संभावना होती है। अतः यही कारण है कि किसी एक अंग की समस्या होने पर डॉक्टर इन तीनों अंगों की जांच करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें से तो ऑप्शन है ही नहीं, इसमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 3.0 में पूछा है, क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो अक्षर है उसको पढ़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। अगला देखते हैं, 180 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से जुड़ी रहती है, जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनने का कारण क्या है? क्योंकि आँख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला देखते हैं, 181 नंबर क्वेश्चन। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? आपका सिलियरी मसल्स के कारण होता है। ये 3.0 में पूछा है ना। लाइट चैप्टर से बहुत सवाल आता है।
मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश अपवर्तन और फोकस करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वाहनों के साइडों में यानी साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी TRE 3.0 में पूछा। वाहनों के साइड मिरर में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा होने के कारण सदैव सीधा प्रतिबिंब और व्यापक दृश्य यानी बहुत बड़ा चीज को ये छोटा करके ही दिखा देता है, व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के हेडलाइट एवं नाई की दुकान एवं सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं 183 नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है? आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहकीय सेल, फोटो वोल्टेइक सेल। इस प्रकार से क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। जब वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रहेगा तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी सारा जितना भी लाइट होता है ना उसको एक बिंदु पर मोड़ने की कोशिश करता है। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करती है? सिकुड़ा देती है, एकदम मोड़ देती है, सिकुड़ती है। 185 नंबर क्वेश्चन, दो कैंडला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है कितना हो जाएगा? 8 ल्यूमेन हो जाएगा, है ना। कितना ल्यूमेन हो जाएगा? 8 ल्यूमेन। एक फार्मूला याद रखिए, इसी फार्मूला से आपका काम चल जाएगा। फाई का फार्मूला क्या होता है? फाई बोले तो प्रकाश फ्लक्स, तो फाई का मान होता है 4 पाई इंटू आई। आई क्या होता है? आपका कैंडला। जो कैंडला आपको दिया गया है कितना? ज्योति फ्लक्स 2 कैंडला दिया गया ना, तो आई का मान में आप क्या रखिएगा? 2 मान पुट कीजिएगा यहाँ पे, और फाई का वैल्यू क्या निकल के आएगा? आपको 8 पाई ल्यूमेन निकल के आएगा। तो ये फार्मूला छोटा सा याद रखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी फार्मूला से बनाना है। तो 2 कैंडला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, फाई बराबर क्या होता है? 4 पाई इंटू आई, है ना। ये फार्मूला पर बन जाएगा। तो देख लेते हैं इसका विश्लेषण। तो ज्योति फ्लक्स चमकदार प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इसकी इकाई ल्यूमेन, इसकी इकाई क्या होता है? आपका ल्यूमेन, जिसे एक कैंडला के स्रोत से प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक ल्यूमेन वह ज्योति फ्लक्स है जो एक कैंडला की ज्योति तीव्रता का समदैशिक बिंदु स्रोत एकांक घन कोण में उत्सर्जित होता है। एकांक घन कोण में क्या होता है? उत्सर्जित करता है। देख लेते, आई बराबर आपका 2 दिया गया है, फाई का मान फाई बराबर 4 पाई इंटू आई होता है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? आपका 8 पाई आ जाएगा, 8 पाई ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश की परिक्षेपण प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा, है ना। कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा? तो आपका बैगनी रंग क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा विचलित होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे कम मुड़ेगा आपका लाल रंग और सबसे ज़्यादा मुड़ेगा आपका बैगनी रंग। और जिसका तरंग दैर्ध्य कम रहता है ना उसका प्रकीर्णन होता है ज़्यादा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका होता है प्रकीर्णन कम। चलिए इसका देख लेते हैं।
प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो असपाट पॉलिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना, बैजानी, हापी नाला या फिर बोल सकते हैं विबज्योर में विभाजित हो जाता है। त्रिभुज के आधार की ओर अपवर्तित होता है। प्रकाश का यह फैलाव उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा तथा जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन क्या होगा, आपका कम होता है। ध्यातव्य है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन अधिकतम होगा। अगला है 187 नंबर क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? कैसे पैदा किया जाता है? तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। नलिका में भरी ऑर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विद्युत विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है। दोनों तंतु काफ़ी गर्म हो चुके हों। तंतु गर्म हो जाने पर नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाती है। 188 नंबर क्वेश्चन है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितना होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। कितना? 2 सेंटीमीटर होती है। एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकस लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। अगला है 189। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। सबसे अपवर्तित होने वाला रंगीन पर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? आपका बैगनी है। और सबसे कम मुड़ने वाला प्रकाश आपका हो जाएगा लाल। और सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला जो प्रकाश है वो बैगनी। TRE 2.0 में पूछा है, देख लीजिए। बैगनी वायलेट रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित रिफ्रैक्ट होता है। इसका कारण निम्नलिखित है। बैगनी रंग की प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। बैगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति बैगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है जबकि इसकी गति प्रिज्म में क्या होती है? आपका न्यूनतम होती है। तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? सबसे अधिक होती है, लेकिन गति प्रिज्म में क्या होती है? इसकी न्यूनतम होती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ये मुड़ जाती है। बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकलने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसके संचरण दिशा मार्ग में विचलन उत्पन्न होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का जो विचलन होता है वही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। या तो अविलंब के पास आ जाएगा, नहीं तो अविलंब के क्या होता है? वो दूर चला जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन। पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? किस तरह से काम करता है? अवतल लेंस की तरह काम करता है। पानी में एक हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह से काम करता है। जो लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। और जिस लेंस में बीच में मोटा और कात में पतला होगा उसको उत्तल लेंस कहते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन। रमन प्रभाव सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। इसका विश्लेषण क्या है? वर्ष 1928 ईस्वी में सीवी रमन ने पारदर्शक पदार्थों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने पर यह पाया कि जब एक वर्णी प्रकाश या किसी निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश की किरण पुंज किसी पारदर्शक जैसे गैस, द्रव, ठोस माध्यम से गुजरती है तो आपतित प्रकाश का कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाती है। इस प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति तो अपवर्तित रहती है, लेकिन कुछ प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति में अंदर आ जाते हैं। आवृत्ति में क्या होती है? अंदर आज प्रकाश की आवृत्ति में
अंदर आ जाती है। इन प्रकिरणित प्रकाश के स्पेक्ट्रम को देखने से यह पता चलता है कि संपूर्ण स्पेक्ट्रम आपतित प्रकाश की रेखाओं के साथ आपतित प्रकाश की आवृत्ति में उच्च एवं निम्न आवृत्ति वाले रेखाओं से बना हुआ है। 192 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या होगा? वो निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष में लोग नज़दीक का वस्तु देखता है, दूर का वस्तु नहीं देखता है। दूर दृष्टि में लोग दूर का वस्तु देखता है, नज़दीक का वस्तु नहीं देखता है। इसे मायोपिया कहते हैं। कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? इसे मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मायोपिया की स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति रेटिना पर न बनकर इसके सामने बनती है। इस स्थिति को दूर करने हेतु व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अगला है 193 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मायोपिया के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई सही हो जाएगा। मायोपिया कहते हैं उसको। 194 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? जाता है निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष जिसको हो चुका है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उसके चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा दूर दृष्टि वाला के लिए, और निकट दृष्टि दोष वाले के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 195 नंबर क्वेश्चन, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कोण नहीं बदलता है? तो आपका आवृत्ति नहीं बदलेगा, बाद बाकी क्या होता है? बदल जाता है ना। आवृत्ति नहीं बदलेगा, बाद बाकी वेग, तरंग दैर्ध्य ये सब क्या होता है? बदल जाता है। 2.0 में पूछा, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता बदल जाती है परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह निम्नलिखित होता है क्योंकि क्या होता है बताइए? अधिकतर प्रकाश बिखर कर, अधिकतर प्रकाश क्या हो जाती है? धुंध में, कोहरा में क्या होती है? अधिकतर प्रकाश क्या होती है? अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है और दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए यह इसलिए होता है, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इसलिए 2.0 में पूछा है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदे से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। अगला 197 नंबर क्वेश्चन, ये भी TRE 2.0 में पूछा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, किधर कैसे कार्य करेगा? उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, और इसका फोकल लेंथ है ना क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये FL है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर इसका जो फोकल लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है जी? तो रेटिना पर बनता है। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक और क्या बनेगा? वो उल्टा बनता है। रेटिना उत्तक की पतली परत होती है जो आंख के पिछले हिस्से के अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। अगला है 199 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? यानी जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या करेगा? वो परावर्तित हो जाएगा। तो 30 है तो
परावर्तित आपतित कोण अगर 30 है तो परावर्तित कोण भी कितना हो जाएगा आपका 30 ही होगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने पॉलिश सतह पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तित होकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए, ये आपका दर्पण है, ये आपतित किरण है और ये वाला आपका परावर्तित किरण है और बीच वाला आपका क्या है, अविलंब है। तो जितना आपतन कोण होगा ना उतना ही क्या होगा, आपका परावर्तन कोण भी होगा। तो परावर्तन का नियम क्या बोलता है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण बराबर क्या होता है, आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो आपका हो जाएगा नीला प्रकाश में क्या हो जाएगा, उच्चतम ऊर्जा। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है ना उसमें एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य, जिस भी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है और जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसमें एनर्जी कम होता है। तो इसमें देख लीजिए, तो नीला प्रकाश में एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और लाल प्रकाश में जो एनर्जी होता है सबसे कम होगा। एक फार्मूला याद रख लीजिए इसके लिए, किसी तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा का जो सूत्र होता है E=h न्यू होता है, या फिर बोल सकते हैं SC/L। L क्या है आपका, L आपका लैम्डा है, L आपका तरंग दैर्ध्य है। कहीं कहीं L के जगह पर आपको लैम्डा भी मिलेगा, है ना, तरंग दैर्ध्य को। तो L क्या है आपका तरंग दैर्ध्य है, H बराबर आपका है प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, और C प्रकाश की चाल है, न्यू क्या है आपका आवृत्ति है, और H क्या है आपका प्लांक नियतांक, और E ऊर्जा है। यानी E और L में देखिए कैसा रिलेशन है, ये व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, समानुपाती का रिलेशन नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है L और E में। यानी ये घटेगा ना तो ये क्या कर जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, अगर L बढ़ेगा तो E क्या कर जाएगा, आपका घट जाएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको इस प्रकार का जो भी सवाल हो जाएगा बन जाएगा। उपयुक्त दिए गए श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में से नीले रंग के प्रकाश के तरंग की तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश एवं पीले रंग के प्रकाश के तरंग की तुलना में कम होती है, जो कि 450 से 420 नैनोमीटर तक होती है। अतः स्पष्ट है कि नीले रंग के प्रकाश का तरंग की ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपकी उच्च होगी। अगला देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है, तो बैगनी कलर है। बैगनी सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है, बैगनी कलर सबसे ज़्यादा क्या करेगा, मुड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 रंग के घटक प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाता है। इन 7 घटक रंग के प्रकाश में से बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा तथा लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा, और लाल रंग प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम। तो बोले जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैगनी रंग का प्रकाश होता है तथा बैगनी रंग के प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलन भी प्रदर्शित करती है, जबकि लाल रंग के प्रकाश की किरण सबसे कम विचलन प्रदर्शित करती है। 202 नंबर क्वेश्चन TRE 3.0 में पूछा है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा बताइए। तो वह वास्तविक होगा, और क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से, और एक ऐसा कंडीशन आ जाता है अवतल दर्पण में, जब P है ना ध्रुव और F के बीच में अगर वस्तु आता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बन जाता है, सीधा बन जाता है, वस्तु से बड़ा बन जाता है। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन सही आपको नहीं है। ये बोल रहा है हमेशा आभासी होता है, यह बात गलत है, हमेशा वास्तविक, यह बात गलत, हमेशा थोड़े वास्तविक होगा। जब P और F के बीच में रहेगा तो वो आभासी हो जाता है कि नहीं। तो इस ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका E, वो 3.0 में पूछा है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वस्तु के स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है।
जैसे यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। जब अनंत पर होगा तो उल्टा और वास्तविक बनेगा, और उसकी जो आकार होगा ना, एकदम बिंदु के आकार का होगा, एकदम बिंदु समान होगा। यह वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो, है ना, उसका बोला है वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच हो तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, सीधा हो जाता है, आभासी हो जाता है। ऐसी स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार विकल्प ई क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। देखिए 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो आपका वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। इसके अन्य उदाहरण पानी से भरे टब की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 204 नंबर क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या करता है? वो चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, जिसके वजह से वो चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा चमकता है। हीरे के वायु में आने वाली किरणें के लिए क्रांति कोण बहुत कम, केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तथा प्रकाश से बाहर आ पाता है ना, प्रकाश उधर अंदर में क्या कर जाएगा? फंस जाएगा, तभी प्रकाश से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है, अतः इसे सभी दिशाओं में देखने पर अत्यंत चमकदार दिखाई पड़ता है। अगला है 205 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है? आपका एक उत्तल लेंस है। सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोरा होगा। क्या होगा? वो कम चमक वाला एक घोरा होगा। इसका देखते हैं विश्लेषण। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोरा होगा। 206 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है, तो लाल और नीले रंग को बहुत ज़्यादा क्या करती है? अवशोषित करती है। अगर पेड़ पौधा में सबसे ज़्यादा अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तो कौन सा कलर में होती है? लाल कलर में होती है। लाल कलर में बहुत ज़्यादा होती है। लाल और नीला कलर में सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा तो लाल कलर बोलिए। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। पर्णहरित प्रकाश के बैंगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। 207 नंबर क्वेश्चन, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला को आपको चुनना है। एलईडी प्रकाश स्रोत विद्युत की कम खपत करता है। हाँ, कम खपत करता है। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करता है। जो बल्ब रहता है ना, जनरल फिलामेंट वाला, है ना, उससे ज़्यादा अवधि तक कार्य करता है। सही बात है। एलईडी लाल, हरे, पीले, नीले तथा सफ़ेद जैसे रंगों में भी उपलब्ध है। हाँ, लाल में भी है, पीला में भी है, सफ़ेद में भी मिल जाएगा आपको, हरा में मिल जाएगा, है ना, कई कलर में एलईडी मिल जाता है। एलईडी में पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। ये गलत है, एलईडी में पारा नहीं होता। जो पहले ट्यूब आता था ना, ट्यूबलाइट, जो उजला वाला होता था, लंबा वाला, ठीक है ना, तो उसमें होता था। इसमें नहीं, इसमें पारा नहीं होता, इसमें तो डायोड लगा हुआ था। तो एलईडी प्रकाश उत्सर्जक एक विशेष प्रकार का
अर्धचालक होता है ना। ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अर्धचालक होता है जिसे कम विद्युत खपत पर प्रकाश उत्सर्जन हेतु उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं, जब जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? आपका प्रकाश का व्यतिकरण। चलिए इसको देख लेते हैं। बीपीएससी हेडमास्टर ने पूछा, जब प्रकाश किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो यह रंगीन दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। होलोग्राम का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के पंखों का रंगीन दिखाई देना आदि व्यतिकरण का क्या है? उदाहरण है। होलोग्राम जो किताब में लगा रहता है स्टिकर, तो वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही क्या करता है? वो चमकता है। 209 नंबर क्वेश्चन, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वातावरणीय परावर्तन के कारण, पूर्ण परावर्तन के कारण, है ना। तो किसके कारण होता है? आपका किसके कारण होता है? वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण वो चमकता है? पूरा वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि जो तारा से जो प्रकाश आती है ना, तो उसके बीच में कई माध्यम आ जाता है जिसके वजह से वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। वातावरणीय अपवर्तन के कारण, वातावरणीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब तारे से प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अलग अलग प्रकाशीय घनत्व के कारण वे अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। साथ ही वातावरण की बदलती भौतिक स्थितियां हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश को भी प्रभावित करता है। इसी कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं 210 नंबर क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो वो आइंस्टीन जी थे, है ना, आइंस्टीन। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है, और उसमें यदि कुछ ऊर्जा है तो उसमें तुल्य द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों परस्पर निम्न सूत्र से संबंधित है, यानी E=mc²। किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। E बराबर हो जाएगा ऊर्जा, m बराबर हो जाएगा मास, और C है आपका प्रकाश की चाल, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ऊर्जा का जो एनर्जी का जो इक्वेशन है, E बराबर क्या है आपका? mc²। किसने दिया था? आइंस्टीन साहब ने दिया था। अगला है, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह, ब्लैक बोर्ड काला लगता है, इसका क्या मतलब है? किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। ये ब्लैक बोर्ड कोई काला लगता है ना, तो जितना भी प्रकाश के जो 7 कलर है ना, तो बैजानी हाफिनाला सबको ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, किसी को भी परावर्तित नहीं करता है। अगर कोई चीज़ उजला लगता है, इसका क्या मतलब है? उजला लगता है, इसका मतलब है सारे जितना भी प्रकाश का जो कलर है ना, सबको वो परावर्तित कर रहा होगा। कोई वस्तु अगर पीला लग रहा है तो सिर्फ पीला कलर को क्या कर रहा होगा? वो अवशोषित कर रहा होगा, और बाकी कलर को वो परावर्तित कर रहा होगा। कोई वस्तु अगर आपको हरा लग रहा है, यानी वो हरा प्रकाश को वो अवशोषित कर रहा है, बाद बाकी को क्या कर रहा है? वो परावर्तित कर दे रहा है। इसी कारण होता है। तो ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड का काला दिखने के कारण उसके तल द्वारा सभी रंगों को अवशोषित कर लेना है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 212, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें प्रकाश का 100% परावर्तन हो जाता है। इसके लिए दो स्थिति का होना अनिवार्य है।
पहला स्थिति है आपका प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। प्रकाश किधर से किधर तक जाएगा? आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। आपतन कोण क्रांति कोण के से बड़ा होगा। आपतन कोण कितना से बड़ा होना चाहिए? क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। उदाहरण में जैसे हुआ रेगिस्तान का जो मरीचिका होता है, मृग मरीचिका होता है, तो वो किसके वजह से दिखाई देता है? किसकी वजह से वैसा प्रतीत होता है? जैसे कि मृग मरीचिका की बात करते हैं या मरीचिका की बात करते हैं ना, तो आपको रेगिस्तान में पता चले कि आगे पानी है ना, चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो पानी नहीं रहेगा, फिर दिखाई देगा आगे जाके पानी है, वहाँ पर भी पानी नहीं रहेगा। इस प्रकार से जो आंखों का जो भ्रम होता है, किसके कारण किसके कारण प्रतीत होता है? आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही रेगिस्तान में देखने को मिलता है। उसके बाद कांच के चटके हुए भाग का अधिक चमकना। कांच जब चमक जाएगा ना, तो बहुत अधिक क्या करेगा? वो चमकने लगता है। हीरे का चमकना, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग आपका होता है शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में किया जाता है। शरीर में लेजर किरणों को भेजने में किया जा सकता है। और जैसे कि अब लेजर से जो होता है ऑपरेशन, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रकाश संकेतों को दूर संचारित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकीर्णन के उदाहरण जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्य के उगने और डूबते समय लाल दिखना, ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अपवर्तन का उदाहरण रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, ये सब अपवर्तन का क्या है? उदाहरण है। चलिए 213 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है जिसका प्रयोग पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके फोकस के अंदर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखी जाए तब वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह एक सरल प्रकाशिक यंत्र होता है। यह क्या होता है? एक सरल प्रकाशिक यंत्र होता है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? किस में न्यूनतम होगी बताइए? तो इसमें जल, निर्वात, उसके बाद वायु, सब इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आपका कांच में न्यूनतम होगी। जल में आपका होता है, जल में भी सबसे ज़्यादा होगा आपका निर्वात, ठीक है। और निर्वात, वायु, उसके बाद जल, उसके बाद किस में होगा? आपका कांच में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। प्रकाश की चाल अवरोही क्रम निर्वात, वायु, पानी, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका कांच होगा। इसमें सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होगी, जहां उसमें प्रकाश की चाल कितना होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला देख 215 नंबर क्वेश्चन। साफ आसमान डैश के कारण नीला दिखता है। किसके कारण नीला दिखता है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण क्या दिखता है? आपको नीला दिखता है। साफ आसमान प्रकाश के विक्षेपण के कारण नीला दिखता है जब सूर्य का प्रकाश, जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश ही देख पाता है। चूंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 216 नंबर क्वेश्चन। आकाश नीला लगता है क्यों नीला लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। जो लघु तरंग होता है ना,
जो दीर्घ तरंग होता है उससे ज़्यादा क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। क्वेश्चन नंबर 217, सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकीर्णन के लिए उनको सम्मानित किया गया था। सर सीवी रमन को विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे पहले भारतीय थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं 218 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो कब दिया गया था आपका? 1930 में दिया गया था। सीवी रमन जी को रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। तारे टिमटिमाते हैं। तारे किस लिए टिमटिमाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार क्या करते रहता है? बदलता रहता है। ठीक है ना, इसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए मस्त दिखता है। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार क्या करते रहता है? बदलते रहता है। 220 नंबर क्वेश्चन, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती है, इसके कारण क्या है बताइए? तो व्यतिकरण है। क्या है? व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण बरसात के दिनों में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती है। व्यतिकरण सभी प्रकाश के तरंगों का एक गुण है। चूंकि प्रकाश तरंगे के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलते हैं? तरंगे के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम में इसको माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं। अतः प्रकाश तरंगे भी व्यतिकरण की घटना को दर्शाती है। अंग्रेज भौतिकविद थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। अगला 221 नंबर क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान। वायुमंडल के हिस्सों का क्या? असमान तापमान के कारण आपको मृग मरीचिका ये आपको रेगिस्तान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में असमान ताप के कारण मृग मरीचिका की स्थिति देखी जाती है। इस स्थिति में आंखें को भ्रम हो जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। पृथ्वी की सतह से सटी हवा की परत गर्म होने के साथ विरल होने लगती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। अतः किसी सुदूर से आने वाला प्रकाश अविलंब से विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः परावर्तित हो जाता है, जिससे प्रेक्षक को वस्तु का काल्पनिक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगला है 222 नंबर क्वेश्चन, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश का कण बाधा के किरणों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। यह घटना डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो ये आपका किसके रूप में जाना जाता है? ये विवर्तन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं इसको? विवर्तन के रूप में जानते हैं। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा की किरणों को अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाते हैं, है ना, झुक जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? किस रूप में जानते हैं? विवर्तन के रूप में जानते हैं। विवर्तन के कारण किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। उल्लेखनीय है कि जब प्रकाश ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करती है और इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। बाधा की मतलब समझिए कि अवरोधक है। 223 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन की घटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है। प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग में से विचलित किया जाता है।
224 नंबर क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? वो है तो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत के तहत जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। 225 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है और सूर्य के जस्ट विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। वर्षा का एकदम फुहारा टाइप होते रहेगा ना बारिश, उस समय वर्षा काल या बादलों की उपस्थिति में प्रायः आसमान में इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण बनता है। 226 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी? किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा होगी? आपका लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होगी और बैंगनी में सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है, जबकि हरे प्रकाश में की किरणों में यह कम या नहीं ही होती है। जो हरा प्रकाश होता है ना, तो हरा प्रकाश में कम होती है या फिर नहीं ही होती है। अगला देखते हैं 227 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है? कौन है आपका प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम? हवा, जल, उसके बाद मानिक, उसके बाद हीरा। प्रकाशीय घनत्व वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका हीरा हो जाएगा, हीरा। 227 का आपका डी। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम हीरा है। हीरा एक बहुमूल्य पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा ऊष्मीय किरणों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। 228 नंबर क्वेश्चन, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, जल से भरे पात्र में कांच के छड़ या कोई लकड़ी डालने पर वो कैसा दिखाई देता है? टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। 229 नंबर क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। दर्पण का कैसा प्रकार होगा? आपका अवतल दर्पण होगा, उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अवतल दर्पण छोटा भी दिखाई देता है ना, और बराबर भी दिखाई देता है, उल्टा भी दिखाई देता है, सीधा भी दिखाई देता है। अवतल दर्पण का तो कंडीशन है। आभासी भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। उल्टा ही बनता है, वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। इसका उपयोग सेविंग मिरर के रूप में और सौर भट्टी में, टॉर्च में, दंत रोग विशेषज्ञ व नाक कान गला रोग विशेषज्ञ द्वारा तथा सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है 230 नंबर क्वेश्चन, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। कौन सा होता है? आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण यानी कोई एक कोने में उत्तल दर्पण को लगा दिया जाएगा ना, तो वो सारा जितना भी जगह है ना, सबका वो पिक्चर वो वहाँ पर बनाते रहता है, छोटा करके वो उसका इमेज बनता है उसमें, उत्तल दर्पण में। विजिलेंस के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सिक्योरिटी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दुकान में। उत्तल दर्पण को शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर विजिलेंस दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इस पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। इस पर प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है।
दर्पण के पीछे और वस्तु से क्या बनेगा आपका छोटा छोटा सीधा तथा आभासी बनता है। इसका उपयोग मोटर वाहनों में जो ड्राइवर के पीछे होता है ना, साइड मिरर के रूप में ड्राइवर के पीछे का दृश्य देखने के लिए बगल में लगाया जाता है साइड मिरर के रूप में। और दूरबीन के निर्माण इत्यादि जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 231, नाई के दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं? एक दूसरे के क्या रखे जाते हैं? एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं जिससे कि सर के पीछे का हिस्सा दिखता रहे। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अगला देखते हैं 232 नंबर क्वेश्चन। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो आपको करता है ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग कर रहा है? वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर अवतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना तो बराबर बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। अतः व्यक्ति का प्रतिबिंब उसकी लंबाई का 1/5 बन रहा है। यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग हो रहा है? वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग हो रहा है। 233 नंबर क्वेश्चन। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे के बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकिरणित हो जाता है। कोहरा का जो बूंद होता है ना उसके द्वारा प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकिरणित हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग नहीं देख पाते हैं। कोहरे के बूंदे द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन हो जाने के कारण कोहरे में हमें दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है। अतः विकल्प डी सही होगा। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम उसका प्रकीर्णन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो ये बात याद रखिए, उसका प्रकीर्णन सबसे कम। देखिए, जिस रंग का प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होगा, है ना, सर्वाधिक होगा जिसका तरंगदैर्ध्य उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? सर्वाधिक होगा। यानी बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है कम होता है तो उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक, और जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा तो उसका प्रकीर्णन कम। प्रकीर्णन के उदाहरण की बात करते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्य का उगने और डूबते समय लाल दिखना ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। और समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम है ना, स्पेक्ट्रम वर्ण क्रम में 7 रंगों को क्रम में डैश के रूप में दर्शाया जाता है। तो विबजियोर याद रखिए, है ना, विबजियोर VIBGOR विबजियोर या बैजानी हापी नाला, है ना, विबजियोर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंग होते हैं जिसको क्रम में विबजियोर बोल देते हैं। उसका यहाँ भी बैगनी, I जामुनी, B नीला, G हरा, Y पीला, O क्या हो जाएगा आपका नारंगी, R क्या हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा। रंग को प्रदर्शित करता है। इसमें बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 235, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल परावर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप काम करता है। किस पर काम करता है? केवल परावर्तन पर काम करता है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः विकल्प बी सही है। पेरिस्कोप एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका उपयोग दीवारों या कोनों आदि के आसपास देखने के लिए किया जाता है। इस उपकरण में दर्पण 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर रेगिस्तान में मरीचिका आदि दिखना। ठीक है, अपवर्तन का उदाहरण की बात करते हैं तो पानी से भरे गिलास की तली में पड़ा सिक्का तली से ऊपर उठा
प्रतीत होता है, किसकी वजह से? अपवर्तन के कारण, या फिर उसमें अगर कोई छड़ी डालते हैं, है ना, कोई रड डालते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देता है पानी में, वो भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। रात में तारों का टिमटिमाना, है ना, उसके बाद द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, ये सब किसकी वजह से होता है? आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला है, रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न कारण से दिखाई देता है, किसकी वजह से दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? उच्च वोल्ट को प्रेरित करना, उच्च वोल्टेज को क्या करना? प्रेरित करने के लिए हम लोग उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? चौक का प्रयोग किया जाता है। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना है। जब हम ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो उस समय धारा बहुत अधिक होती है जो कि ट्यूबलाइट को नुकसान पहुंचा सकती है, अतः धारा के मान को कम करने के लिए चौक का उपयोग किया जाता है, अतः विकल्प ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है फोटोन है। फोटोन क्या है बताइए? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा पैकेट है ना। फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, है ना, पैकेट बोल सकते हैं। फोटोन प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट क्वांटा के रूप में गति करता है और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल या पैकेट को फोटोन कहा जाता है। फोटोन को क्वांटम भी कहा जाता है। फोटोन को क्या कहा जाता है? क्वांटम भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि फोटोन प्राथमिक कणों की तरह माने जाते हैं, अतः इन्हें अन्य छोटे भागों से तोड़ना संभव नहीं है। फोटोन द्रव्यमान रहित आवेशहीन कण होता है। फोटोन में कोई द्रव्यमान नहीं होता है और इसमें कोई चार्ज भी नहीं होता है। 239 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, किसमें संभव है? प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम कहते हैं। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी का विचलन अधिक होता है तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात लाल का विचलन कम होता है। ये 7 रंग हैं, बैंगनी, जामुनी, है ना, इसको इंडिगो बोल देते हैं, नीला, हरा, पीला तथा नारंगी तथा लाल होता है। विभजी और बोलिए। 240 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग का होता है उसमें? तो टीवी जो रिमोट कंट्रोल होता है तो उसमें इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया जाता है। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन तरंगों का उपयोग चिकित्सा में, प्रिंटिंग में, उद्योग जगत में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का पराश्रव्य तरंगों से भी अल्ट्रासोनिक तरंगों को पराश्रव्य तरंग भी कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ज 20,000 हर्ज से ऊपर होती है। इस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन आदि सुन सकता है। इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जो रेडियो तरंगे क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसका उपयोग सर्जरी में, MRI में और अनिद्रा के इलाज में भी किया जाता है। चलिए अगला 241 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग आपका पीला नहीं है ना। तो रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, RBG याद रखिए, RBG, है ना। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये आपका कौन सा रंग है? आपका प्राथमिक रंग है। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। पीला रंग प्राथमिक रंग नहीं है। हरा और लाल रंग मिलाने पर पीला रंग प्राप्त होता है। लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये 2 प्राथमिक रंगों से मिलने से प्राप्त होता है। ठीक है।
देखते हैं, लाल और नीला मिलाइएगा तो मैजेंटा बनेगा। लाल और नीला से क्या बनता है? मैजेंटा। हरा और नीला से पीकॉक नीला बनता है। हरा और लाल से आपको क्या बनता है? पीला। हरा और लाल को मिलाइएगा तो पीला मिलेगा। ठीक है, तो जब दो रंगों को मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसे पूरक रंग कहते हैं। जैसे में लाल और पीकॉक नीला, लाल और पीकॉक नीला मिलाइएगा तो सफ़ेद मिलेगा। नीला और पीला मिलाइएगा तो सफ़ेद मिलेगा। हरा और मैजेंटा मिलाइएगा तो भी सफ़ेद मिलेगा। लाल, हरा और नीला मिलाइएगा तो भी क्या मिलेगा? आपको सफ़ेद रंग मिलेगा। अगला है 242 नंबर क्वेश्चन, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपतित सूर्य की किरणें अनंत दूरी से आने वाली समांतर किरणें होती है जो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर उसके फोकस बिंदु पर केंद्रित होती है, जिससे ताप तेजी से लगभग 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अतः विकल्प बी सही है। 243 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। डायोप्टर लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f हो जाए। ये आपका 1 मीटर में 1/f हो जाएगा, ये फोकस दूरी है। डायोप्टर होती है, उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है। उत्तल लेंस के लिए जो डायोप्टर का मान होता है ना, वो कैसा होगा? आपका धनात्मक होता है। और अवतल लेंस के लिए जो डायोप्टर का मान होता है ना, उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के लिए आपका ऋणात्मक होता है। वाट शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला 244 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना देर में पहुंचता है? बताइए। 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंच जाता है। कितना मिनट में? 8 मिनट 16 सेकेंड में। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड मिलेगा, है ना। और यहाँ पर देखिए 8 मिनट 18 सेकेंड दिया है कि नहीं? तो इसी के आसपास होगा। देखते हैं सूर्य, इसमें तो कोई नहीं होगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार उसे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। तो बोले ना, कहीं 8 मिनट 16 भी मिलेगा, 8 मिनट यहाँ पर 18 दिया गया है ना। और आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में इसी के आसपास रहेगा, है ना। इसमें 4-5 ऑप्शन नहीं दे देगा, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 17 सेकेंड, 8 मिनट 15 सेकेंड, ऐसे नहीं देगा, है ना। इसी प्रकार से क्या देगा? आपको आंसर देगा। तो अपने अकॉर्डिंग मार दीजिएगा। अगला है 245 नंबर क्वेश्चन, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? आपका सफ़ेद हो जाता है। लाल, हरा व नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इनके संयोजन से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। 246 नंबर क्वेश्चन, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप क्या होगा? क्या होगा? आपका 90 डिग्री होगा। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप कितना? 90 डिग्री होगा। रिफ्रैक्टिव एंगल का अधिकांश मान 90 डिग्री ही होता है। जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है ना, उसका अधिकतम मान क्या होता है? आपका अधिकतम मान आपका 90 डिग्री होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दशा इसी स्थिति में उत्पन्न होता है ना। तो पूर्ण आंतरिक की जो परावर्तन की दिशा इसी स्थिति में क्या होता है? उत्पन्न होता है। आपका 90 क्या इधर रखिएगा? इसका 90। क्वेश्चन नंबर 247, निर्वात में प्रकाश का वेग मीटर पर सेकेंड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे प्रायः 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड माना जाता है। अतः विकल्प बी सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 248 नंबर क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? किसके कारण तारे स्वयं चमकते हैं? नाभिकीय संलयन के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। यह प्रक्रिया सभी तारों के केंद्र में होता है।
जब हल्के तत्वों के परमाणु नाभिक एक दूसरे से संलयित होकर भारी तत्वों का निर्माण करता है तथा द्रव्यमान की क्षति होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया की निरंतरता के परिणाम स्वरूप तारे में अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है, जिसे ये प्रकाश के रूप में विकिरणित करने लगती है। कॉन्टैक्ट लेंस बनता है। कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनता है बताइए? आपका पीवीसी से बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी जो होता है, पीवीसी से बनता है, पीवीसी से। कॉन्टैक्ट लेंस आँखों के कॉर्निया पर रखे जाने वाले कटोरी जैसी दिखने वाले छोटे पारदर्शी लेंस होते हैं। यह पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से क्या होता है? ये बना होता है। 250 नंबर क्वेश्चन, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच के स्लैब में प्रविष्ट होती है तो क्या होता है? उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग आयाम तरंगदैर्ध्य तो बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आयाम भी बदल जाएगा, तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगा, वेग भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से क्या होता है? एक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी का एक सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। यह एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसमें आवर्धन दो भागों में होता है, इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। अगला है 252 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? इंद्रधनुष आपका वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष की परिघटना वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक इंद्रधनुष एवं दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में पानी की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है जिसमें 2 बार क्या हो जाएगा? अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी की बूंदे से सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होता है? परावर्तन होता है ना। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में आपका क्या हो जाएगा? 2 बार अपवर्तन भी होगा और 2 बार परावर्तन भी होगा। 253 नंबर क्वेश्चन, तरन ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण है? क्या है कारण? अपवर्तन है। तरन ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है तो यह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है तरन ताल के वास्तविक से कम गहराई दिखाई देना। तरन ताल के वास्तविक से कम गहराई दिखाई देना किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपवर्तन की वजह से। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देते रहता है, ये किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। अगला है क्वेश्चन, समतल दर्पण का नाभ्यांतर होता है। समतल दर्पण का नाभ्यांतर होता है आपका अनंत होता है। समतल दर्पण का नाभ्यांतर क्या होता है आपका? अनंत होता है। समतल दर्पण का नाभ्यांतर बोले तो फोकस दूरी अनंत होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला देख लेते हैं, समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखी है। समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उससे प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितना होगी बताइए? तो 4 मीटर होगी। इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। कितना होगी आपका? 4 मीटर होगी। समतल दर्पण से वस्तु की
समतल दर्पण से जो वस्तु है ना की दूरी कितना है, 2 मीटर है, और 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उससे प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितना होगा। तो दर्पण से जितना आपका आगे होगा ना, उतना ही दर्पण के अंदर भी बनेगा, ठीक है ना। जितना आगे होगा उतना ही क्या बनेगा, दर्पण के अंदर भी बनेगा। तो 2 और 2 है ना, 2 दर्पण से आगे और 2 दर्पण से पीछे अंदर की तरफ, तो कितना बनेगा आपका, 4 मीटर होगा। किसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अगर दर्पण से आगे आप 10 मीटर पर है तो आपका प्रतिबिंब आपसे और आपका प्रतिबिंब दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 20 मीटर होगा, है ना। अगर दर्पण से आगे हैं आप 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब और आपके जो बीच की दूरी होगा 40 मीटर होगा। डबल कर दीजिए डायरेक्ट। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे खड़ी रखी होती है। चूंकि प्रश्न में वस्तु दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है, अतः उसके और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी दर्पण के प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की कुल दूरी के बराबर होगी। अतः प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका, 4 मीटर होगी। डायरेक्ट डबल कर दीजिए, इतना बुद्धि नहीं लगाना। अगला है 256 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है। प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है, कितनी होती है, शून्य आकाश में कितनी होती है। शून्याकाश बोले तो निर्वात, प्रकाश की गति शून्याकाश बोले तो निर्वात हवा में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, शून्याकाश में कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 257 नंबर क्वेश्चन। सही कथन को क्या करना है, चुनना है। तो देख लेते हैं। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो लाल प्रकाश का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो आपका बैंगनी कलर का होता है। चलिए देख लेते हैं। लाल रंग के तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य से बढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम में दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग निम्नलिखित है। बैंगनी हो जाएगा, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य किसका हो जाएगा, आपका लाल का हो जाएगा, और सबसे कम किसका होगा, बैंगनी का होगा। 258 नंबर क्वेश्चन। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितना होती है, 3900 एंगस्ट्रम से कितना होती है, 7600 एंगस्ट्रम होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा लगभग कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के मध्य होती है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है यांत्रिक तरंगे, दूसरा है अयांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे उसको बोलते हैं जिसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और अयांत्रिक तरंगे उसको बोलते हैं जिसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव, गैस में संचरित होती है, जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। ये सब कौन सा तरंगे है आपका, ये यांत्रिक तरंगे है। जिन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, या अयांत्रिक तरंगे कहलाती है। अयांत्रिक तरंगे या फिर विद्युत अयांत्रिक तरंगे बोल सकते हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग बोल सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। जैसे प्रकाश तरंगे हो गया, रेडियो तरंगे हो गया, एक्स तरंगे हो गया, ये सब अयांत्रिक तरंगे है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे उसके तरंग दैर्ध्य परिसर के आधार पर निम्नलिखित है। चलिए इसको देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे खोजकर्ता तरंग दैर्ध्य परिसर। गामा तरंग दैर्ध्य, गामा किरणें का खोज किसने किया था, हेनरी बैकुरल ने खोज किया था। गामा किरणें का खोज किसने किया था, हेनरी बैकुरल ने किया था। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। एक्स किरणें का जो खोज किया था किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था। इसका जो तरंग दैर्ध्य का परिसर होता है 10⁻13 से 10⁻8 मीटर तक होता है। पराबैंगनी किरणें का जो
खोज किया था, किसने किया था? रिटर ने किया था। और इसका जो तरंग दैर्ध्य का परिसर है 6 × 10⁻⁻10 मीटर से 4 × 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। दृश्य विकिरण का जो तरंग खोज किसने किया था? दृश्य विकिरण का न्यूटन साहब ने किया था। और इनका जो रेंज होता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर होता है। अवरक्त विकिरण का जो खोज किया था किसने किया था? हर्शेल ने किया था। 8 × 10⁻⁷ मीटर से 10 × 10⁻³ मीटर तक होता है। अगला देखते हैं 259 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? बताइए। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रिज्म के द्वारा किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। यह क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ तथ्य है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों तथा बैंगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, नारंगी, आसमानी का संयोजन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 260 नंबर। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो आपका उत्तल लेंस से बनता है। पढ़ने वाला जो ग्लासेज होता है किस लेंस से बनता है? आपका उत्तल लेंस से बनता, उत्तल लेंस होता है वो। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस उत्तल लेंस से बनते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार में बड़ा होता है। उत्तल लेंस दूर स्थित दूर दृष्टि दोष तथा अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। 261 नंबर क्वेश्चन। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो आपको दोपहर 12 बजे में दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है ना। दोपहर 12 जैसे 2-3 बजे के लगभग में दिखाई देगा। जब विपरीत चला जाएगा ना सूरज, है ना, तब दिखाई देगा। दोपहर के 12 बजे सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जिस कारण प्रकाश के अपवर्तन वर्षा के बूंदों में नहीं हो पाता। फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। अगला देखिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसको देख लेते हैं विश्लेषण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल में पॉलिश हुई होती है, जबकि अंदर की तल परावर्तक होता है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में किया जाता है। 264 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के रूप में भी और कण के रूप में, दोनों के रूप में होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों की भांति उसका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण होता है। ये सीधी रेखा में चलती है। दूसरी ओर ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, है ना, पैकेट के रूप में, क्वांटा बंडलों के रूप में चलती है और क्रॉम्पटन प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करती है, जो प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करती है। इस प्रकार प्रकाश, तरंग तथा कण दोनों ही विशेषताओं को प्रकट करते हैं। प्रकाश क्या होता है? आपका तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी क्या करता है? चलता है।
दोनों बोल सकते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। 265 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, है ना। यानी 100 में 2 से भाग दे दीजिए, डायरेक्ट आपको कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा के रखा जाए तो उसकी क्षमता जुड़ जाती है। संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है। समतल कांच के प्लेट की क्षमता 0 होती है तथा फोकस दूरी अनंत होती है। अतः फोकस दूरी बराबर क्या आ जाएगा, 1/में क्या आ जाएगा, लेंस की क्षमता, ये मीटर में है ना। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f, और f बराबर क्या आ जाएगा, 1/d। ये 1 है मीटर में आपका। ठीक है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में रखिएगा ये 100/2 कितना हो जाएगा आपका, 50 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपका, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100/2 तो कितना निकल जाएगा आपका, 50 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर आपको 5 डायोप्टर आता तो इसका कितना आंसर आता, 100 में 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा आपका, 20 आएगा, 20 सेंटीमीटर। अगला है आपका 266 नंबर क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। समुद्र के नीला प्रतीत होने का प्रमुख कारण नीले रंग के आकाश का जल में प्रतिबिंबित होना। इसके साथ ही सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो नीला प्रकाश प्रकीर्णित होकर चारों ओर फैल जाता है और जल का रंग नीला दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 267, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है। ट्यूबलाइट से प्रकाश निकलता है वो किस पर निर्भर करता है, तो ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त जो होता है, ट्यूब में जो ठोस धातु होता है उसके कारण उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। ट्यूबलाइट में प्रकाश ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त, एक होता है प्रदीप्त, दूसरा क्या होता है, अप्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, अप्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता है ना। जो चमकता है, जो नहीं चमकता, जो चमकता है उसको प्रदीप्त बोलेंगे और जो नहीं चमकता उसको अप्रदीप्त बोलेंगे। पर निर्भर करता है, इसमें कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर प्रतिदीप्तिशील पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूब में विद्युत उत्सर्जन के कारण उत्पन्न पराबैंगनी किरणें जब ट्यूब के दीवारों पर पुते प्रतिदीप्तिशील पदार्थ पर पड़ती है तो वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति के दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती है। अतः ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम होने के कारण लगभग 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है, ये बदल जाता है। अगला है क्वेश्चन, शीशे का उपयोग किया जाता है। शीशे का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, प्रकाश संचरण हेतु शीशे का प्रयोग किया जाता है। शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई पारदर्शी शीशा कांच लाया जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अपवर्तित होकर अपने मार्ग से विचलित होकर संचरित होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। इस प्रकार से प्रकाश जो लाइट वाला चैप्टर था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के एकदम पूरा पढ़ते रहिए।